को काटना छोड़िए, धरा को रोप कर भरिए। जहां पर जंगल लगे हैं वहीं पर जानवर भी हैं। वन धरा की शोभा बढ़ा देते हैं, जीवों को विचरण करा देते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में। और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं पूर्वा राय। जी हां, दिन है सोमवार और हम आपके लिए लेकर आए ढेर सारे ज्ञान और मनोरंजन का भंडार। तो क्यों ना आप भी हमारी इस यात्रा में शामिल हो। तो भाई, हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? चूंकि हमारा यह कार्यक्रम लाइव फोन इन है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं कॉल करके। हमारे विषय विशेषज्ञों को कॉल कीजिए और उनके विषय के अनुसार आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए, उससे पहले जब आपका कॉल आए तो पहले आपको फोन नंबर्स नोट करने पड़ेंगे। तो लिख लीजिए हमारे फोन नंबर्स, जो कि हैं सबसे पहले तो भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 0755266049। साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800233040। तो भाई, ये तो हुई फोन नंबर्स की बात। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं कि अपने घर से निकलिए तो सबसे पहले हेलमेट लेकर निकलिए, सीट बेल्ट का प्रयोग कीजिए, जो भी सेफ्टी रूल्स है वो आप जरूर अपनाइए। तो आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। इसके बाद जो भी हमारी तारीख है, वो क्या तारीख है वो बताएगा हमारा पंचांग। तो चलिए देख लेते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है। विक्रम संवत 2081 अश्विन माह शुक्ल पक्ष की पंचमी है तिथि, 7 अक्टूबर 2024 है तारीख और दिन है सोमवार का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आज नवरात्रि का 5वां दिन है। जी हां, स्कंद माता की पूजा की जा रही है। पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है ये 9 दिवसीय पर्व। तो मां स्कंद माता की पूजा आराधना करके उनकी सेवा हम पा रहे हैं और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद आप सबको मिले, यही कामना करते हैं। और आज की तारीख किन मायनों में खास कुछ बातें होती हैं हर तारीख पर इतिहास में, तो किन मायनों में दर्ज है वो तारीख, इसलिए जान लेते हैं इतिहास के झरोके से। 1586 मुगल सेना ने कश्मीर में प्रवेश आज ही के दिन किया था। 1708 सिख धर्मगुरु गोविंद सिंह का निधन आज हुआ था। अगर 1919 की बात की जाए तो गांधी जी की नवजीवन पत्रिका प्रकाशित हुई थी। 1950 मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। अब बात करते हैं 1959 की। सोवियत संघ ने अंतरिक्ष यान लूना 3 द्वारा चंद्रमान के छिपे हिस्से की तस्वीर ली थी। चंद्रमा पर जो छिपे हुए हिस्से थे उनकी तस्वीरें ये इन्होंने ली थी। 2000 में अगर बात की जाए तो जापान ने मानव क्लोनिंग दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। और अंत में 2004 जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन आज ही के दिन किया था। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आ जाते हैं मंडे मोटिवेशन पर। तो देख लिया जाए आज का विचार क्या है। किसी की मदद करने की दौड़ में आप जरूर दौड़िए, निश्चित ही आप जीतेंगे, क्योंकि इस तरह की दौड़ में बहुत ही कम लोग भाग लेते हैं। जी हां, मदद करवाने के लिए अगर कोई आपसे मदद की गुहार करे तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि आप उस जगह पर बैठे हैं कि कोई आपके सामने अपनी झोली फैला रहा है। तो आप उसके लिए वो किरण है, जो एक प्रकाश बिंदु है, जो उसकी मदद कर सकता है, जीवन जीने की राह दिखा सकता है। अब आ जाते हैं अपने विषय पर, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास विषय। अब मनाया जा रहा है 1 से 7 सितंबर तक, वो मना रहे हैं, अक्टूबर में हम मना रहे हैं वन्य जीव सप्ताह, जिसके लिए हमने आपको मिलवा रहे हैं अपने विशेष अतिथि से। और हमारा जो विषय है वन्य जीव, प्रकृति की धरोहर और हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया हुआ हमारे विशेष अतिथि, जो कि हैं श्री रणवीर सिंह भदौरिया जी। ये रिटायर्ड उप वन संरक्षक हैं भोपाल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूंगी कि जो वन्य जीव सप्ताह है ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? पूर्वा जी, वन्य जीव सप्ताह वन्य प्राणी संरक्षण के लिए और जनसाधारण को वन सुरक्षा और वन्य प्राणी सुरक्षा से जोड़ने के लिए सर्वप्रथम सन 1952 में शुरू किया गया था। 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक हर वर्ष ये सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें कि युवा वर्ग, विशेष रूप से स्कूल कॉलेज के बच्चों से लेकर और आम जनता को इससे जोड़ा जाए और वन विभाग को इनका सहयोग
वन्य सुरक्षा और वन्य प्राणी संरक्षण के लिए प्राप्त हो, इसके लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। जी जी जी। कब से, सबसे पहले कब से मनाया? सन 1952 से मनाया 1952 से मना था, और तब लगातार। से हमारे जो वन्य जीव हैं भाई, हम इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अगर हमें पेड़ जरूरी हैं, हम जरूरी हैं, धरा आकाश, ऐसे ही वन्य जीव से भी हमारा जीवन पूरा संतुलित चलता है, हम उन्हीं के सहारे जीते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि वन्य जीव सप्ताह को आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रदेश क्या कर रहा है? वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज प्रत्येक वन मंडल में, प्रत्येक जिले में संचालित करते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, और इनके अंतर्गत स्कूली बच्चों को लेकर और आम जनों को और दिव्यांग जनों तक को इनसे जोड़ा जाता अरे वाह, है। जी जी जिस जी। प्रकार की चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग, फोटोग्राफी, रंगोली, मेहंदी, सभी प्रकार के कंपटीशन करके आम पब्लिक को हम वन विभाग से जोड़ने का काम करते हैं। जी, मतलब यह है कि सभी लोग जुड़े, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जी। जो एक नौजवान हो, वो जुड़े और वो समझे कि वन्य प्राणी हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारा मध्य प्रदेश भी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जी, अशोक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जबलपुर से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ मैडम जी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है सर कि सर पानी के लिए वन्य जीवों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि वहाँ पर ये हो जाता है कि उनके लिए पानी रहता ही नहीं है बिल्कुल, और वो यहाँ वहाँ नहरों में कूद के पानी पीने की कोशिश करते हैं, या शहर में जाते हैं तो कुत्ते उनको काट काट के खा जाते हैं। जी जी। इसके लिए अभी तक ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की, और इसके बाद में जो है इसमें क्या व्यवस्था की जाएगी, इसके बारे में कुछ वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आमतौर पर गर्मियों में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हम लोग जो वन क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत वाटर सोर्सर या छोटी तलाइयों का निर्माण करते हैं, और उनको जहाँ तक संभव हो स्थानीय ट्यूबवेल या टैंकरों से उनकी पूर्ति कराते हैं। जी। और आम जन से भी हम ये अपेक्षा करते हैं, कभी कोई भटका हुआ जानवर ग्राम के समीप पानी की तलाश में आ जाए तो स्थानीय वन अधिकारी को इसकी सूचना दी जाए, और हम अधिक से अधिक वाटर सोर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है, और आपका प्रश्न भी जो है बहुत ही सराहनीय है, और हमें लगता है आपको आपके प्रश्न का जवाब भी मिल चुका होगा। सर, मैं आ जाती हूँ पुनः अपने प्रश्न पर कि मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में जाना जाता है, भी हम टाइगर स्टेट कहलाते हैं, और भोपाल के तो आसपास अब तो जबकि कहा जाता है कि भोपाल में हर जगह पर लिखा जाता है कि यहाँ पर टाइगर है, वहाँ पर टाइगर है। हम और इनको बढ़ाने के लिए क्या कवायदें की जा रही है प्रदेश के द्वारा? बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट जो सन 1972 से प्रारंभ है, उसके अंतर्गत हम लोग प्रदेश के वन क्षेत्रों में बाघों के संरक्षण का विशेष प्रयास कर रहे हैं। जी। इसी कारण आज बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गई है। क्या बात है। संपूर्ण भारत में, जी। और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 785 है, वाह। जिसके कारण कि हम लोगों को एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा जी प्राप्त जी है। जी। तो बाघों के संरक्षण के लिए, उनकी हैबिटेट डेवलपमेंट करने के लिए नेशनल पार्क और सेंचुरीज का निर्माण जो किया जा रहा है, साथ ही साथ जो आम वन क्षेत्र में, सामान्य वनमंडल के क्षेत्र में जो बाघ हैं उनके संरक्षण के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, और बाघों के संरक्षण के लिए आम पब्लिक का भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। जी जी जी। कल्लू साहू जी जुड़ चुके हैं शिवपुरी से। जी, स्वागत है आपका, रखिए आप अपना प्रश्न। जी साहू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी बिल्कुल, आप अपना प्रश्न रखिए। सर। वन पक्षी जानवर हैं, इन पर कोई छेड़छाड़ करता है या कोई शिकार करता है? हाँ, आ रही है। कोई छेड़छाड़ करता है, शिकार करता है, तो कोई प्रावधान है सजा का इन पक्षियों के ऊपर? जी, क्या होता है ना कि पक्षियों का आप शिकार कर देते हैं, कोई कभी सजा का कभी प्रावधान है? हिरण का या दूसरे जीवों का, तो क्या प्रावधान है, उनकी जो सजा है उसका क्या प्रावधान? वन्य प्राणी के किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है उसके अंतर्गत धारा 9 में किसी भी प्रकार का शिकार या उनको नुकसान करना या इसको उनके अंडों को क्षतिग्रस्त करना प्रतिबंधित है। हाँ जी। इसके लिए 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। यदि किसी भी प्रकार का कोई पक्षी या जानवर को नुकसान पहुंचाया जाता है तो स्थानीय वन अधिकारियों को इसकी सूचना दीजिए और वन प्राणी संरक्षण में अपना सहयोग प्रदान कीजिए। जी, हम सभी को सजग रहना पड़ेगा भाई, ये हमारी धरोहर है, हम इन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। कभी कभी ऐसे लगने में आता है ना कि इंसान के बच्चे को नुकसान किया तो हम उसकी शिकायत करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो भी तो जानवर के बच्चे हैं भाई, उन्हें भी तो जीने का हक है। तो
हम अपनी शौक के लिए, हम अपनी खुशी के लिए उन्हें कैसे मार सकते हैं। तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि इसके लिए भी बहुत कड़ा प्रावधान है, और जो भी व्यक्ति को जैसे ही पता चलेगा आप उसकी शिकायत कीजिए बिल्कुल पुलिस तक जाके। जी मैं बात कर रही थी कि हम कैसे उनकी संख्या बढ़ाएं, तो क्या चीज़ हो सकती है? जी आगे बढ़ाएं। सर्वप्रथम तो ये है कि जो विकास भी जरूरी है, तो सर्वप्रथम तो ये है कि वनों का विनाश रोककर या वनों को काटकर हम विकास न करें। जी, जो कंक्रीटीकरण हो रहा है लगातार देखने को आ रहा है, शहर आगे बढ़ता जा रहा है, भाई हम खुद जंगल में, हम उनके घर में घुस रहे हैं। जी, तो मेरा यही सुझाव है इसमें कि विनाश विहीन विकास होना चाहिए। वाह, क्या बिल्कुल विकास भी जरूरी है, तो आप इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स बनाइए। वनों के नज़दीक वनों के नज़दीक किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचा जाए, जी, जिससे कि स्थानीय बायोडायवर्सिटी प्रभावित ना हो, और पॉलीथीन या दूसरे कचरे जो हैं उनसे हमारे जो शाकाहारी वन्य प्राणी हैं, मांसाहारी वन्य प्राणी हैं, वो उनको ना खाएं। जी। तो इसीलिए सर्वप्रथम तो ये है कि वन क्षेत्रों के समीप किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को प्रतिबंधित किया जाना हाँ, जी, चाहिए। जी, हम लोगों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ये रिक्वेस्ट की है कि वन विभाग की एनओसी के बिना आप किसी भी प्रकार के वन निर्माण की अनुमति न दी जाए। बहुत अच्छा। जी, सर्वप्रथम जो है तालाब किनारे, वृक्षों के एरिया के किनारे जो राजस्व वन है, इवन निजी फॉरेस्ट हैं, उनको भी संरक्षित किया जाए, तभी हम वन्य प्राणियों को संख्या बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। और इसमें मुझे लगता है कि जो एक स्थानीय नागरिक हैं उन्हें भी पहल करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हम हर चीज़ सरकार के ऊपर डाल दें कि भाई वो सरकार देख लेगी, हमें नहीं पता, हमने तो उन्होंने हमें बेची, हमने खरीद ली, हमने घर में हम रहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी भी सजगता ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा खुद की पृथ्वी है, वो हमारे खुद के जीव हैं। और फिर कहा यह जाता है कि इस कॉलोनी में शेर घुस आया, भाई वो कॉलोनी वहाँ पर बनी हुई है, तो शेर का तो रहने का ही वहीं पर जगह थी। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। हम उनको कैसे बचाएंगे? वन विभाग इसके लिए क्या कवायदें कर रहा है? संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन विभाग विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें कि टाइगर प्रोजेक्ट का तो मैंने आपको बताया ही। इसी प्रकार घड़ियाल, ये भी एक लुप्त प्रजाति है जलीय प्राणियों में। तो घड़ियाल के संकट प्रजाति के संरक्षण के लिए मुरैना जिले में चंबल सेंचुरी में हम लोगों ने घड़ियाल सेंचुरी बनाई है। इसमें घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। सीधी जिले में सोन बानस नदी पर, पन्ना में केन नदी पर हम लोग घड़ियालों का संरक्षण कर रहे हैं। इसके साथ अभी खरमोर पक्षी एक है जो बड़ा दुर्लभ पक्षी है, खरमोर पक्षी। तो धार जिले में सरदारपुर जो सेंचुरी है वहाँ पर हम खरमोर पक्षी का संरक्षण कर रहे हैं। अभी चीता का, जैसे आप सुन ही रहे हैं कि हम लोग कुंगनों में और कांदी सागर सेंचुरी जो है वहाँ पर चीतों का संरक्षण कर रहे हैं। साथ ही बारासिंगा जो कान्हा में एक दुर्लभ प्रजाति बारासिंगा, उसको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी लाके हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, वहाँ पर भी बारासिंगा का संरक्षण किया जा रहा है। इस प्रकार विभिन्न प्रोजेक्ट्स लुप्त प्रजातियों के संरक्षण के चल रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छा है ये कि अगली पीढ़ी देख ही नहीं पाएगी। अभी कहने में आ रहा है ना कि वो जो चिड़िया होती है, जो छोटी सी गोरैया होती है, शायद हमने जब अपने बचपन में देखा था, लेकिन अब अगली पीढ़ी, हमारे ही बच्चे, वो चिड़िया ही नहीं जानते कि वो चिड़िया कहाँ है। तो ऐसी जो प्रजातियां हैं उनको बचाने की कवायदें की जा रही हैं, और हम भी अपना पूरा योगदान देने के लिए बिल्कुल अग्रिम रहना ही चाहिए उसके लिए। भोपाल राजधानी है, यहाँ पर कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो वन विभाग के द्वारा हैं? भोपाल में सर्वप्रथम तो वन विहार जो है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयोजन वन्य प्राणी संरक्षण के लिए होते रहते हैं। हम लोग चूँकि भोपाल में टाइगर्स एक विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ की आम पब्लिक या आबादी के साथ टाइगर भी रह रहा है। जी। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर अर्बन टाइगर मैनेजमेंट, शहरी बाघ प्रबंधन के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है हम लोगों का, कि आम पब्लिक को ये बताया जाए कि बाघों के साथ आपको कैसे रहा जाए, जिसके अंतर्गत हम लोग स्कूल, कॉलेज, कॉलोनी यहाँ पर जाके उनकी मीटिंग लेते हैं और उनको ये अवगत कराते हैं कि जैसे वन क्षेत्र में रात को अकेले ना जाएं, ज़्यादा साउंड रात को ना करें। हाँ जी। और सर्वप्रथम यदि कोई भी गतिविधि देखते हैं किसी वन्य प्राणी की, तो उसको तत्काल स्थानीय वन अधिकारी या जो फॉरेस्ट के बैरियर जगह जगह हमने लगा रखे हैं वहाँ पर उनको सूचित करें। और अपने जो पशु हैं उनको इस प्रकार रखें कि वो आवारा पशु जो हैं उनको खाने के चक्कर में बाघ वन क्षेत्र से बाहर आते हैं। हाँ, तो पशुओं को, जो दुधारू पशु हैं, उन्हीं का अपने घर पर बांध के सुरक्षित रखा जाए। और किसी भी प्रकार का मवेशी हानि होती है तो वन विभाग एक निश्चित समय सीमा में उसका मुआवजा देता है। तो मवेशी यदि उनका मारा जाता है तो वो बाघ को या किसी प्रकार के वन्य प्राणी को नुकसान करने का प्रयास ना करें, क्योंकि उनको उसको मुआवजा सरकार देती है।
तो भोपाल में शहरी बाग प्रबंधन जो है, इसके अंतर्गत हम लोग वॉलंटियर्स बना रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों से एक एक दो प्रतिनिधि चुनकर उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि कभी अचानक बाघ सामने आ जाए तो उनको क्या करना है, शिकारी जंगल में घूम रहे हैं तो उनको क्या क्या योगदान देना है, और बाघों की कोई एक्टिविटीज, फुटप्रिंट्स, खरोंच या कोई निशान उनके किल के मिल रहे हैं तो उसको उनको रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग स्थानीय विलेज वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं, जो कि हमको इसमें सहयोग कर रहे हैं। आसपास रायसेन, सीहोर, रातापानी सेंचुरी और भोपाल वनमंडल में ये जो वॉलंटियर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा हमारे पास में नौजवान हो या कोई व्यक्ति ऐसे हो जो जुड़ना चाहे, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? वो स्थानीय जो रेंज ऑफिस है वहाँ संपर्क कर सकता है, स्थानीय वन रक्षक जो ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ है उनसे संपर्क कर सकता है, और नहीं तो भोपाल आके डीएफओ ऑफिस भोपाल में संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बात आपने समझाई, और मुझे लगता है ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि हम भी योगदान दें। भाई, हम भी स्थानीय नागरिक हैं, हम भी जो कवायदें चल रही है उसके अंदर योगदान दें। अनुभूति कार्यक्रम, ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक नाम भी बड़ा अच्छा है। क्या है अनुभूति कार्यक्रम और कैसे इसको संचालन किया जाता है? मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड के द्वारा अनुभूति कार्यक्रम संचालित किया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि प्रत्येक जिले में जो स्थानीय स्कूल हैं, विशेष रूप से शासकीय स्कूल, जिनके कि बच्चों को वन क्षेत्र में भ्रमण करना थोड़ा असंभव रहता है, और जिनको कि प्रकृति से जुड़ी चीज़ें बताने में कभी कभार स्थानीय शिक्षा विभाग पीछे रह जाता है, तो उनको वन विभाग से जोड़ने के लिए हम लोग ये क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को वन क्षेत्र में भ्रमण कराते हैं। स्थानीय रूप से उनका सिलेक्शन होता है, और एक कैंप में 120 बच्चे हम लोग रखते हैं। जिनको कि उनका पक्षी दर्शन से प्रोग्राम मॉर्निंग से शुरू होता है और शाम तक उनका कार्यक्रम चलते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़, गेम्स कराते हैं, और उनका जो नेचुरल ट्रेल है हमारी, जिसपे कि स्थानीय पक्षी, स्थानीय जानवर दिखें, वो वहाँ पर इनको भ्रमण कराते हैं। और फिर इनका एक शाम को थोड़ा टेस्ट भी होता है, क्विज टेस्ट, जिसमें कि हम इनसे जो दिन भर सिखाया जाता है उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, और इनको यदि कोई समस्या होती है, इनको कोई प्रश्न पूछना होता है, तो वो अपने प्रश्नों का समाधान करते हैं। यह इसमें दिखाया जाता है इको टूरिज्म में। जी 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 जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझा। वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं, ये अभी आपने बताया और हमने भी समझा, लेकिन उन विलुप्त जीवों के विषय में क्या, जैसे कि जो पाठ्यक्रम है उसमें पढ़ाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, इसकी भी कुछ कवायदें चल रही हैं? शिक्षा विभाग से हम लोग इस बारे में टाइप कर रहे हैं कि जो स्थानीय, जो संबंधित जिलों में जो वन औषधि हैं, लुप्त प्रजातियां हैं, उनके बारे में अपने पाठ्यक्रमों में इसका समावेश करें, और वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत ये स्थानीय स्कूल हैं उनके बच्चों को भ्रमण कराया जाए, और शिक्षकों को भी इसमें प्रशिक्षित कर रहे हैं हम लोग। अनुभूति कार्यक्रम में शिक्षकों को भी बुला रहे हैं, जिससे कि वो भी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने बच्चों को वन सुरक्षा, वन्य प्राणी संवर्धन, जैव विविधता, इसके बारे में बता सकें। जी 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 जी, बहुत ही बढ़िया है ये। आप मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ के लिए इंडिया में स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, और चीता डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों के विषय में अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। जिस प्रकार की टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को प्राप्त है, उसके बारे में, उसके आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा स्टेट पैंथर स्टेट भी है, चीता स्टेट है, भेड़िया स्टेट है, गिद्ध स्टेट है और घड़ियाल स्टेट है। इतने दर्जे मध्य प्रदेश वन विभाग को, मध्य प्रदेश शासन को प्राप्त हैं, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा गौरव की बात है। और इनके संरक्षण के लिए स्थानीय जन समुदाय के लिए हम लोग वन सुरक्षा समितियां हमारे गांव में बनाई गई हैं। जगह जगह हर ग्राम पंचायत लेवल पर वन सुरक्षा समितियों का निर्माण किया गया है, और वन सुरक्षा समितियों के सहयोग से हम लोग स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त कर वन सुरक्षा को नया आयाम दे रहे हैं, और उनको वन क्षेत्र में उनकी गतिविधियों पर, उनसे अवैध गतिविधियों पर उनसे नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। जी 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 जी, बहुत। आप लोगों को, जैसे कि अगर आम नागरिक है वो ये क्या करे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या करें, तो आम नागरिक अपनी तरफ से क्या कर सकता है? आम नागरिक यदि किसी प्रकार की अवैध गतिविधि देखता है तो स्थानीय जो वन रक्षक, हमारा सबसे निचले दर्जे का अधिकारी रहता है, वन रक्षक को इसकी सूचना दे सकता है। इसके बाद हमारे यहाँ परचेज सहायक या डिप्टी रेंजर रैंक का अधिकारी होता है, उसको सूचना दे सकता है। रेंज ऑफिस में आके रेंज अधिकारी को सूचना दे सकता है, स्थानीय थाने में सूचना दे सकता है,
और ग्राम पंचायत सरपंच और स्थानीय कोटवार को सूचना दे सकता है किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज अवैध यदि देखी जाती है रात में या दिन में, या कोई वन्य प्राणी भटका हुआ पाया जाता है तो उसकी सूचना दे सकते हैं। और हम लोग गुप्त इनाम भी प्रदान करते हैं बिना नाम का खुलासा किए। हाँ, लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि भाई कहीं हमारा नाम ना पता चल जाए। किसी प्रकार का नाम किसी भी मुखबिर का नहीं लिया जाता है और उनको गुप्त रूप से इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाता है नगद राशि देकर। तो स्थानीय लोगों को बिना डरे निसंकोच वन विभाग के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। बहुत अच्छा। कई बार देखने को ऐसा मिलता है, न्यूज में भी सुनने को मिलता है कि कहीं पर करंट था, वो जीव को लग गया, वहां पर वो घायल पड़ा हुआ है, कहीं पर गड्ढा था या फिर वो जो जाला था। अब वन विभाग सबसे पहले जब अगर पता चलता है तो क्या किया जाता है, वो अगर आम नागरिकों को पता चले कि उन जीवों को कैसे बचाया जा सकता है जो कि घायल हैं, बहुत ज्यादा उन्हें लग चुकी है। क्योंकि हम लोगों के पास पशु चिकित्सक, वन्य प्राणी चिकित्सक भी रहते हैं और स्थानीय पशु चिकित्सक भी रहते हैं। तो ऐसी किसी भी प्रकार की घटना होने पर वो वेटनरी डॉक्टर्स या स्थानीय जो वीए उनके असिस्टेंट रहते हैं, कंपाउंडर, उनको बता सकते हैं और वन रक्षक या किसी भी जो कोटवार को अवगत करा सकते हैं। और इस प्रकार की यदि कोई एक्टिविटी करंट की है तो उसकी भी सूचना दे सकते हैं और जिससे कि सामने वाले को दंडित किया जा सकता है पकड़ के। इस प्रकार वो अपना सहयोग कर सकते हैं, सूचना देकर उस घायल प्राणी के लिए बचा सकते हैं। जी, कुछ क्या फोन नंबर्स भी होते हैं जहां पर वो लोग कर सकें, तो अगर आप वो फोन नंबर्स बताना चाहें। हाँ, हमारे यहाँ जैसे भोपाल की यदि बात करें तो यहाँ वन मंडल अधिकारी जो हैं उनका नंबर है 9424792055 जी। तो वन मंडल अधिकारी को इस बात की सूचना दे सकते हैं। स्थानीय उप वन मंडल अधिकारी जो हैं भोपाल के, उनका नंबर है 9424792055 इस पे उनको सूचना दे सकते हैं। और नहीं तो स्थानीय वन रक्षक जो हैं संबंधित, उनके नंबर वहाँ प्रदर्शित होते हैं वन रक्षक नाके पे, उनको सूचित कर सकते हैं। जी जी जी, ये बहुत ही एक बहुत अहम जानकारी है और बहुत ही अहम फ़ोन नंबर है जो कि अगर आप नोट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी काम आएगा। भोपाल कोलार क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और कई बार देखने को ऐसा मिलता है कि हमें उस सड़क पर यहाँ पर हमें शेर देखने को मिल गया, वहाँ पर चीता देखने को मिल गया। अब लोगों का ये रहता है कि हम तो सीधे अपना वीडियो बनाने में लगेंगे, हमें अपनी जान की परवाह नहीं और वो जो जीव है उसकी भी तो जान की परवाह है, वो भी नहीं है। तो इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ समय के बाद में देखने को मिलता है कि वहां पर मिला, वहां देखने को मिला। हम लोग जो समीपस्थ वन क्षेत्र है उसको रहवासी क्षेत्र से पृथक कर रहे हैं। 12 फुट लंबी जाली लगाई जा रही है स्थानीय स्तर पर और एंगल आयरन लोहे के लगा के जाली से उस एरिया को इस प्रकार क्लोज कर रहे हैं कि वो रिहायशी क्षेत्र में जानवर ना आए। लेकिन कतिपय लकड़ी गट्ठे वालों के द्वारा, कतिपय चराई करने वाले के द्वारा अवैध रूप से जाली तोड़कर इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। तो उन्हीं जो छेद रहते हैं, जाली रहते हैं, उनसे कई बार वन्य प्राणी बाहर आ जाता है। तो स्थानीय स्तर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एरिया को क्लोज किया जाए, परंतु बाघ जंगल का राजा होता है, उसको कैद करना मुश्किल है। तो स्थानीय जो लोग हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि देर नाइट पे अकेले ना निकलें। साउंड गाड़ियों में तेज ना चलाएं और किसी भी प्रकार का यदि एनिमल दिखता है तो उसको रास्ता दे जाने के लिए उसको हॉर्न बजाकर रेसिंग करके उसको परेशान ना किया जाए। तो ये जो है एक्टिविटीज हमने जगह जगह इसके बोर्ड लगा रखे हैं, साइनेज लगा रखे हैं, जिससे कि ये लोग सचेत रहें कि हमको क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वन विभाग के द्वारा जो वन हमारे पास में है, हम जब जाते हैं वन विहार देखने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, लेकिन फिर वही चीज़ आती है जो अभी इसी से पहले जो रिलेटेड प्रश्न था, वहाँ पर भी ऐसा, हमारे हाथ में पॉपकॉर्न है, मूंगफली है, हमने उनको खाने के लिए दे दी, हमारे हाथ में पॉलीथीन है, हमने उनको, क्योंकि अरे वो सो रहा है उसको जगाओ नींद से। तो क्या वहाँ पर हर बाड़े पर ऐसा कुछ इंतज़ाम हो सकता है कि आप जीवों को परेशान न करें? ऐसा क्या किया जा सकता है कि लोगों को हम समझाएं? क्योंकि लोग तो मानेंगे नहीं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो हमारी प्रॉपर्टी, हम इसको उठा लें, अपने पास बुला लें, आवाज़ लगा लें। क्या किया जा सकता है? वन विहार में दोनों जो गेट है हमारे, उन पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वो निर्देशों को वो पढ़ें और निर्देशों के अनुरूप कार्य करें। स्थानीय जो वन अधिकारी हैं उन्होंने प्रत्येक बाड़े पर ड्यूटी लगा रखी है और वहाँ पर कर्मचारी तैनात है। चाहे वो टाइगर बाड़ा हो, पक्षी के लिए शिविर का पक्षी अवलोकन स्थल हो, सभी जगह ड्यूटी फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है। परंतु पर्यटकों की संख्या कई बार शनिवार इतवार विभिन्न दोनों में अधिक होने से तो वो कभी बार नियंत्रण एक व्यक्ति एक बाड़े के समीप नहीं कर पाता और ये इस प्रकार के अवैध कृत्यों को ये लोग अंजाम देते हैं।
तो इनके लिए दंड करने का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है और उन लोगों को पकड़ के दंडित भी किया जा रहा है। जी। कई बार ऑटो में अधिक संख्या में लोग भर के जाते हैं, उनको भी रोका जा रहा है, ऑटो को भी जब्त किया जा रहा है। तो मेरा इस संबंध में स्थानीय लोगों से निवेदन है कि वन विहार भोपाल के अंतर्गत एक जू और नेशनल पार्क की श्रेणी के एक अच्छा संसाधन है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए वो अपनों को सहयोग करें और अपने बच्चों को एजुकेशन की दृष्टि से ले जाएं, एनिमल को दिखाने के लिए ले जाएं, ना कि परेशान करने के लिए। सही। मतलब हमें भी बच्चों को समझाना चाहिए कि नहीं भाई, वो जो जीव है वो आपको देखने के लिए हम कितने खुशनसीब हैं कि देखिए ना, हमारे पास वन विहार है। कई ऐसे शहर हैं जिनको तो पता ही नहीं जंगल क्या होता है, जीव क्या होता है, तो हम तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये जो जीव है ये आपको सिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए रखें, उन्हें परेशान नहीं करना है हमें। जी, हम जब भी किसी भी जीव को देखते हैं उसके विषय में जानते हैं। आज जबकि आपने बोला कि मध्य प्रदेश में, भोपाल में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे जुड़े हुए हैं, तो क्या पाठ्यक्रमों में भी ये लगातार चलाया जा रहा है कि कौन कौन से जीव विलुप्त हो रहे हैं, कि इनको बचाना चाहिए, क्या क्या किया जाना चाहिए? मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, शिक्षा विभाग के साथ में मिलकर इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है और स्थानीय शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहा है कि वो अपनी क्लास में जैव विविधता, इकोसिस्टम, स्थानीय वन्य प्राणी, टाइगर प्रोजेक्ट, इन सब के बारे में बताए। और आजकल बड़ी खुशी की बात है कि जो नई जनरेशन है वो इसमें उत्सुकता करके नेचुरल ट्रेल ट्रैकिंग पे जाकर विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बारे में, विभिन्न प्रकार के औषधि पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और हम लोगों से भी प्रश्न करते हैं जब प्रवास पे आते हैं कि इनका औषधि उपयोग क्या है। ये टाइगर के बारे में सर हमको बताइए। तो स्थानीय लोगों में जिज्ञासा तो है और युवा वर्ग इसमें विशेष रूप से जो है वो उत्सुक हो रहा है। और शिक्षकों को लिए हम शिक्षा विभाग से ये निवेदन करेंगे कि एक पाठ्यक्रम इस प्रकार का पृथक से चलाया जाए और उसमें स्थानीय बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए। फॉरेस्ट्री का कोई कोर्स, फॉरेस्ट्री के डिप्लोमाज जो हैं वो 12th लेवल पर और 12th के बाद शुरू किए जाएं। जी 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 जी। चलते चलते जल्दी से अगर आप हमारे दर्शकों को एक संदेश देना चाहें। हम संदेश यही देंगे कि जिस प्रकार अभी हम लोग वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन करते हैं तो उसमें मैं एक शपथ है वो शपथ पढ़ के सुनाता हूं और मैं स्थानीय जो लोग सुन रहे हैं उनसे आशा करूंगा कि वो इस शपथ का पालन करें। शपथ यह है, मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि मैं वनों, वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। मैं स्वयं अपने घर, खेत, ग्राम में वृक्ष लगाऊंगा, अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करूंगा। वन एवं वन्य प्राणियों को स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से रोकने का अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। अपने घर, गाँव को स्वच्छ रखूंगा, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा। तो ये जो है निवेदन वन विभाग की तरफ से समस्त ग्रामीण जनों से, समस्त स्थानीय शहरवासियों से मैं कर रहा हूं। वन विभाग को अपना अमूल्य सहयोग दें और वन्य प्राणी संरक्षण और वन संरक्षण में अपना योगदान प्रदान करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी दी। अगले साल भी फिर से जब वन सप्ताह मनाया जाएगा हम ऐसी कुछ जानकारियां लेकर आएंगे। अब आप सुनिए मल्लिकाए गजल जो थी उनकी 110वीं जी ब्रेक लिया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी ब्रेक के बाद लौटकर आप जरूर आइएगा। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्थिर है शौर्य पराक्रम। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का यह मंदिर है शौर्य पराक्रम, त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। यहाँ शौर्य परिभाषित करती काव्य पंक्तियां अंकित हैं। आदिकाल से वर्तमान तक दृश्य युद्ध के चित्रित है। दर्शित है इतिहास राष्ट्र ध्वज भारत के अभिमान का। यह मंदिर है शौर्य पराक्रम, त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक,
शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। है जीवन झांकियां सीमा पर सन्नद्ध जवानों की, जल थल और वायु सेना के प्रमुख सैन्य अभियानों की। उपक्रम है ये बलिदानी रणवीरों के यशगान का, यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। जीवन के सोपान युद्ध का रंग मंच भी दर्शित है, तमस मृत्यु का फिर उजास नव जीवन का परिलक्षित है। जीवन देकर विजय मृत्यु पर पाने के वरदान का, यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का, यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर। नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार। आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम। महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला। ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी। वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। वीरता की थी वो साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने वादा भी किया था कि पहले तो ज्ञान विज्ञान की बात होगी, फिर मनोरंजन की, तो अब मनोरंजन का सेगमेंट आ चुका है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि विश्व की विख्यात मल्लिका गजल बेगम अख्तर की 110वीं जयंती है आज। जी हाँ, 7 अक्टूबर 1914 को आप फैजाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी थी। आपने गजल, ठुमरी, ख्याली, गायकी जैसे संगीत की विधाओं में ये बहुत पारंगत थी। तो इनकी जो जन्म तिथि है उसको भी मना लिया जाए, तो इनको जन्मदिन की बधाई दे दी जाए, पूरे देश को बधाई दे दी जाए। इसके बाद हमारा जो सेगमेंट है वो है हमारे मेहमान। इसके अंतर्गत हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे खास मेहमान से, जो कि हैं भैरू सिंह सिंगार जी, मालवी लोकगीत गायक है। तो चलिए इनका भी स्वागत कर लिया जाए। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही ढोलक पर इनकी संगत कर रहे हैं तुलसी राम ढाबी जी, तो इनका स्वागत है बहुत बहुत। तो जी भैरू सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि आप मालवी लोकगीत गाते हैं, आपने कब से गाना शुरू किया? मैडम मैं जब पढ़ रहा था, जब से मेरे ने स्टार्ट करा ये गाना बजाना का मेरा शौक था जी। हाँ, तो बहुत बढ़िया लगा मैं, और वहाँ तक मैं आज यहाँ तक आया हूँ।
जी जी जी। हाँ। घर में कोई और भी गाते थे जिन्हें हाँ, देखकर आपको प्रेरणा मिली? हाँ, मेरे पिताजी गाते हैं। अरे वाह। हाँ, उनसे मेरे को प्रेरणा मिली है। जी जी जी। हाँ। और अब आगे जो आपके जो बच्चे हैं वो भी क्या गाते हैं? हाँ, वो मैडम एक बच्चा अपना ढोलक से बजा रहा है। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, आप देख रही हैं कि देश की जो धरोहर है, जो धीमी धीमी मिट्टी की खुशबू है, वो आती है मालवी गीत में। तो क्यों ना इनसे कुछ सुन लिया जाए। तो आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों मैडम, मैं एक माता जी का भजन सुनाना चाहता को? हूँ। वाह भाई, माता जी का भजन है। माता के दिन चल रहे हैं तो माता का भजन तो होना ही चाहिए। जी। जी। माता तेरा नाम लूं और घट के भीतर दाम, ऐसे माँ जगदम्बा का मेरा बारंबार प्रणाम। ओ मारे करे मनवार पिलायो जी, जगदम्बा मैया प्रेम प्यालो पायो। मारे करे मनवार पिलायो जी, जगदम्बा मैया प्रेम प्यालो पायो। हाँ, आऊ नहीं जाऊं, मरू नहीं जन्म। आऊ नहीं जाऊं, मरू नहीं जन्म। ओ मैया जी से, तुम्हारी मैया जी ने ध्यान लगायो जी, जगदम्बा मैया प्रेम प्यालो पायो जी, जगदम्बा मैया प्रेम प्यालो पायो। ओ चामुंडा मैया प्रेम प्यालो पायो जी, जगदम्बा मैया प्रेम प्यालो पायो। आंस तो जुगारो सोयो मारो मनड़ो रे, आंस तो जुगारो सोयो मारो मनड़ो रे। ओ मारे मैया जी रे आई जगायो रे, ओ मारे मैया जी रे आई जगायो जी, जगदम्बा मैया प्रेम प्यालो पायो। ओ जगदम्बा मैया प्रेम प्यालो पायो। क्या बात है, वाह। हाँ, 68 तीरथ जगदम्बा चरणा में, 68 तीरथ मैया जी के चरणों में। ओ मारे मैया जी ये ज्ञान बतायो जी, जगदम्बा मैया प्रेम प्यालो पायो। मैया जी मारे प्रेम प्यालो पायो, जगदम्बा मैया प्रेम प्यालो पायो। वाह 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 बस वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जगदम्बे मैया की कृपा लगातार हम सभी पर बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। भाई, नवरात्रि का दिन हो और इतना मीठा सा भजन अगर जगदम्बे मैया का सुनने को मिले तो क्या बात है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने कहाँ कहाँ पर परफॉर्म किया हुआ है, अब क्या क्या गाते हैं? मैडम, प्रोग्राम ऐसे छोटा मोटे करता रहता हूँ। जी, जी, जी। महाराष्ट्र और अपने इधर माला क्षेत्र में करता रहता हूँ। जी जी जी। आपकी टोली में कितने लोग हैं? आप कितने लोगों के साथ में संगत करते हम हैं? 9 जने हैं मैडम। 9 जने हैं। क्या क्या बजाते हैं? कौन कौन क्या क्या करते हैं? एक वायलिन बजाता है, ढोलक, जी। एक बांगो है, अच्छा और जी। मैं हारमोनियम और तंबूर, अच्छा जी। बाकी 2 मंजीरे। मंजीरे नहीं होते? हैं। मंजीरे भी होते हैं, क्योंकि हाँ, 2 भजन में तो मंजीरा। मंजीरे ना हो तो फिर बात ही क्या है। जी, अगला क्या सुनाना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं गरबा सुनाना। क्या बात है भाई, गरबा किसे नहीं सुनना है। गरबा, नवरात्रि का दिन और गरबा, जी बिल्कुल। मैया मैया मैं करूं, मैया मुझसे कितने
अरे ध्यान लगाओ तो देख लो, तो मैया हाजिर पल हाजिर है मेरे पास। ओथे तो काली ने कल्याणी है माँ, जाजो जाजो की माया थे तो काली ने कल्याणी है माँ, जाजो जाजो की माया। क्या बात है, वाह वाह वाह। उधारे बेला योग में जानी है माँ, जाजो जाजो की माया। धने बेला योग में जानी है माँ, जाजो जाजो की माया। ओथे तो राम हे तो राजा राम घर रानी है माँ, जाजो जाजो की माया। हे तो राजा राम घर रानी है माँ, जाजो जाजो की माया। ओ दिन राम रावण को लड़ाया है माँ, जाजो जाजो की माया। ओथे तो काले ने कल्याणी है माँ, जाजो जाजो की माया। ओथे तो काले ने कल्याणी है माँ, जाजो जाजो की माया। उठाने दूसरा युग में जानी है माँ, जाजो जाजो की माया। ओथे तो शिव शंकर घर रानी है माँ, जाजो जाजो की माया। उठाने शिव शंकर घर रानी है माँ, जाजो जाजो की माँ। ओथे काले ने कल्याणी है माँ, जाजो जाजो की माया। हे तो काले ने कल्याणी है माँ, जाजो जाजो की माया। तोते काले ने कल्याणी है माँ, जाजो जाजो की माया। धने हरिना कुछ को लड़ाया है माँ, जाजो जाजो की माया। जाजो जाजो की माया। छोटे काले ने कल्याणी है माँ, जाजो जाजो की माया। पूरे देश में गरबे चल रहे हैं, हर व्यक्ति के मन में उत्साह है। भाई मेरे तो पैर नहीं रुक रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सुबह सुबह से क्या बात है, गरबा इतना मीठा मीठा सुनने को मिलेगा तो कौन नहीं थिरकेगा। आप ये बताएं हमारे दर्शकों को
कि जब आप परफॉर्म करते हैं, आप लोगों के सामने जाते हैं, कैसी प्रतिक्रिया होती है, कैसा अनुभव होता है आपको? हमें बहुत ही अनुभव होता है। हाँ जी जिनके घर हम मेहमान जाते हैं जी जी वहाँ हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये हम सब अपना ही है जी। और हम भी इनके हैं और ये सब अपना है। जी, पूरा देश अपना है, पूरा विश्व अपना और है। इसी और प्रकार हम प्रेम करते हैं उन सभी जी लोगों जी, से। प्रेम की भाषा कौन नहीं समझता है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब आप भजन गाते हैं, क्या मंदिरों में भी आप प्रस्तुति देते हैं? हाँ देते हैं तो मंदिर फिर में। आज कौन सा भजन सुनाएंगे? आज कान्हा का सुनाएंगे। कान्हा जी, क्या बात है। राधा तू गणी आबागने और कौन तपस्या की, हर तीन लोग के वे धनी जो कर ले तेरे आदि। जो तेरे आदि।
तो हमने माता का भजन सुना, फिर हमने गरबा का रास, लेकिन जब कृष्ण और राधा का रास हो तो क्या बात है। सुबह सुबह जब भजन सुनते हैं तो कितना मन खुश हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। एक तरफ हमारे पास में माता जी की आराधना चल रही है, फिर हम कृष्ण जी का रास सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप मुझे ये बताएं जी, जो ढोलक पर हैं, आप मुझे बताएं तुलसी राम जी कि आप कब से ढोलक बजा रहे हैं, कब से आपका ये प्रयास जारी है? मैडम जी, मैं 6 साल का था जी। उसी समय मैंने सीखने की कोशिश करी हाँ जी। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अरे वाह, ये कलाकार का बड़प्पन है कि कलाकार सभी ये कहते हैं कि हम ये सीख रहे हैं। जी हाँ, ये होते हैं बड़े कलाकार जो इतना इतना अच्छा बजाने के बाद भी कह रहे हैं कि हम सीख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को सुनकर। आप ये बताएं कि आप लोग हमेशा साथ ही रहते हैं, एक आपकी टोली है पूरी, सभी दूर ऐसे परफॉर्म करते हुए हैं आप? जी जी, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जब परफॉर्म करते हैं, जब कहीं पर जाते हैं, आपके मन में जब क्या मतलब पहले सोच के जाते हैं कि हम लोग ये गाएंगे, या फिर जब लोग आपसे सुनना चाहते हैं वो आप सुनाते हैं? ये लोग जो हमसे सुनना चाहते हैं वो सुनाते हैं। तो हम भी सुनना चाहते हैं आपसे। जी, अब आप सुनाए जो आपके मन को सबसे अच्छा लगता है। ओ मारी बिगड़ी रे बात बना जा रामदेव पीरा दरिया जा रे पीरा मारा रामदेव पीरा दरिया जा। ओ मारे बिगड़ी रे बात बना जा रामदेव बाबा गरिया जा रे पीरा मारा रामदेव बाबा गरिया जा। पेलो रे पड़जो राजा अजमल जी ने दे, पेलो रे पड़जो राजा अजमल जी ने दे। ओ थे तो समंदर में माला के बता जा रामदेव पीरा गरिया जा रे बाबा मारा रामदेव पीरा गरिया जा। जा रे बाबा मारा रामदेव पीरा गरिया जा रे पीरा मारा रामदेव पीरा गरिया जा। वाह, रामदेव बाबा घर आजा। बहुत मीठे मीठे भजन हमने सुने, बहुत ही अच्छा लगा। आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों को इतने अच्छे भजन सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जी दर्शकों, नमस्कार एमपी रोज सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से 9 आपके लिए लेकर आता है ढेर सारी जानकारियां, ढेर सारे मनोरंजन, विभिन्न विषयों पर जानकारी आपको देते हैं। अब आप लगातार देखते रहिएगा और मुझे आज्ञा दीजिए अगले अंक तक के लिए। नमस्कार।